उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि है और आज के ही दिन उनका लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के हित में इनका समर्पित रहा संपूर्ण जीवन हमारे लिए हमेशा यादगार व अमर रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मेरे साथ साथ आप लोग भी अपार संख्या में, अर्थात लाखों लाखों की संख्या में यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी की रही सरकार द्वारा इनके सम्मान में निर्मित किए गए भव्य व अति विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आप लोगों को ये भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए, भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की।
यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी जो पंजाब राज्य के एक मध्यम दलित परिवार में पैदा हुए हैं, तो इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट से व इनके कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से देश के खासकर करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी हित में भारतीय संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों से प्रेरित होकर तथा उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर फिर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और इसके लिए उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि सभी त्याग कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस अधूरे रहे कारवां को पूरा करने के लिए लगा दी है।
जो बाबा साहब ने यहाँ देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कही थी कि मैंने, बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैंने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में इन्हें स्वाभिमान के साथ जिंदगी व्यतीत करने व खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही से पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को अर्थात बहुजन समाज के लोगों को आपस में एकजुट होकर व इन्हें अपने विशाल वोटों के जरिए यहाँ केंद्र एवं राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तभी फिर इनका वास्तव में सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है और तभी फिर ये लोग स्वाभिमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये कहना था कि देश में राजनीतिक सत्ता वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके जरिए इन वर्गों के लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। साथ ही ये लोग भी यहाँ अन्य वर्गों की तरह पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन वर्गों के लोगों को जो भी रास्ते दिखाए तो वे उनके जीते जी तो पूरे नहीं हो सके थे, जिन्हें फिर उनके देहांत के बाद उन रास्तों पर चलने व उनके इस अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी ने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और वे अपने जीते जी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और खासकर इन्होंने यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनाकर वे उत्तर प्रदेश सहित नजदीक के लगे राज्यों में भी पार्टी के कुछ सांसद व विधायक आदि भी जिताकर बाबा साहब के कारवां को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं बल्कि माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने से पहले उनकी ये दिली तमन्ना थी कि जहां आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जहां दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की कुल मिलाकर आबादी काफी ज्यादा है, तो इन्हें यहाँ एकजुट होकर अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। ये मान्यवर श्री कांशीराम जी की उनके देहांत होने से पहले ये दिली तमन्ना थी। तभी फिर इन वर्गों के लोग यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जिनसे प्रेरित होकर फिर अन्य राज्यों में भी इन वर्गों के लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तभी फिर यहाँ बाबा साहब का काफी हद तक अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी तो इनका ये सपना साकार नहीं हो सका था, जिसे फिर इनके देहांत के बाद सन 2007 में इनकी एकमात्र रही उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अर्थात हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ समता मूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों को भी साथ में लेकर इसे पूरा भी किया है। और सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले यूपी स्टेट में पहली बार हमने यहाँ अपनी पार्टी के अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई, वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके
मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध माननीय कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया है और इसके लिए हमने अपनी सरकार में यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को अर्थात सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें भुना रही है, जबकि इसका वास्तव में असली श्रेय बीएसपी को ही जाता है। साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के हितों का सभी मामलों में पूरा ध्यान रखा है। खासकर आरक्षण का तो इन्हें पूरा लाभ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने यह अपनी सरकार में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी हितों में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इनके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को भी चुस्त व दुरुस्त करने के लिए यहाँ जाति, धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए हैं, ताकि प्रदेश में अमन चैन व शांति व्यवस्था आदि कायम रहे, जिसकी प्रदेश में उस समय काफी जरूरत भी थी। साथ ही कानून व्यवस्था के मामले में हमने यहाँ हर स्तर पर अन्याय, अपराध व भय मुक्त वातावरण भी पैदा किया है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही यहाँ काफी बेहतरीन सरकार दी है, जिसे प्रदेश की जनता अभी तक भी भुला नहीं पा रही है। और खासकर हमने रोटी रोजी देने के मामले में सर्व समाज में से यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिनके यहाँ वर्षों से सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमने वर्तमान केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में यहाँ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी
संत गुरु रविदास जी व गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। जो ये सब यहाँ जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। और अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है, जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के नाम पर यहाँ प्रदेश में जिन जिलों, संस्थानों एवं योजनाओं आदि के नाम रखे थे, तो उनमें से काफी को तो सपा की रही सरकार ने बदल दिया है, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही हमने इन वर्गों के विकास व उत्थान में जो अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी, तो उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया गया है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है। जबकि आजादी के बाद, इनसे पहले यहाँ शुरू में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हुआ है। एक प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ यूपी में कांग्रेस पार्टी का भी ज्यादातर जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के आधार पर ही शासन चलता रहा है। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह जी की रही सरकार में ही लागू किया गया था। इसके साथ साथ उसी समय ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार अब बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के भी शासनकाल में इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी सरकारों में भी जनता को लुभाने के लिए आए दिन घोषणाएं, शिलान्यास व उद्घाटन आदि तो काफी किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी जनता को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कागजी व हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकत में बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को पूरे देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी पार्टी को ही हर मामले में मजबूत बनाकर इसे केंद्र एवं राज्यों की भी सत्ता में लाना
बहुत जरूरी है। और अब पार्टी के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य जिन भी राज्यों में कुछ समय के बाद जो एक साथ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो उनको वहां भी ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है। और खासकर यहाँ यूपी में तो इनको अपनी पार्टी बीएसपी की ही फिर से अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे आदि इस्तेमाल करके इसे रोकने का हर संभव पूरा प्रयास करेगी। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में यूपी में बीएसपी की ही अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद फिर बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही कार्यशैली से पूरे देश में बीएसपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर फिर यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर अपनी पार्टी को यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने दिया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर यहाँ यूपी में सन 2007 में बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर इनको ये डर था, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुनः या सत्ता में आने से व पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया, जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही से कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर पुनः यहाँ बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने व अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले
आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर पुणे या यूपी की सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नजला लगना शुरू ही हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं, ये भी देश हित में ठीक नहीं है। जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सर्व समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है
और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं की है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार में संविधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत से पास तक भी नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी थी, नफरत थी। ऐसे में अब आप ही ये बताएं, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में यहाँ खासकर अपने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है? मैं समझती हूँ कतई भी संभव नहीं है। इसके अलावा इन्हीं की तरह यहाँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि होना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि अब तो इनका जान माल व मजहब आदि भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहा है। इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दरकिनारी कर दी गई है। अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी स्थिति हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। वैसे भी इन सब मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों के भी अधिकांश कार्य सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं, ये भी छिपा नहीं है। कानून व्यवस्था भी यूपी सहित पूरे देश में कोई खास अच्छी नहीं है। हर प्रकार के अपराध भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये विरोधी पार्टियां सत्ता में आने के लिए खासकर चुनाव के समय में अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जो किस्म किस्म के लुभावने वायदे करती हैं, तो उनको फिर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद 50% भी लागू नहीं करती हैं। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर पर्दा डालने के लिए अब ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समतामूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तभी फिर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के कानूनी अधिकार सुरक्षित व बचे रह सकते हैं। वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत जो भी लाभ मिल रहा है, तो फिर यहाँ संविधान बदलने पर ये काफी कुछ खत्म ही हो जाएगा, जिन्हें बचाने व बरकरार रखने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के झंडे तले आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है। साथ ही
अपनी बीएसपी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाकर इसे सत्ता में भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ बाबा साहब के बनाए गए संविधान को सुरक्षित रख सकती है और संविधान के मुताबिक चलकर यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। और ये सब आप लोगों ने यूपी में अपनी पार्टी की 4 बार रही सरकार के दौरान होते हुए देखा है। ऐसे में अब यूपी में बीएसपी को ही फिर से सत्ता में लाकर यहाँ की जनता को हर मामले में खुशहाल बनाना होगा, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर अब इसके लिए करना क्या आप लोगों को, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर सर्व समाज को व विशेषकर बहुजन समाज के लोगों को उनकी छोटी छोटी बैठकों के जरिए उन्हें बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जोड़ना है और इस दौरान इन्हें बीएसपी के बेहतरीन रहे शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। साथ ही उन्हें विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के हथकंडों से सावधान रहने के बारे में भी जरूर बताना है। और आज जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं तो उन्हें भी इन छोटी छोटी बैठकों में जरूर बताना है। और यदि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल कर लेते हैं तो फिर इस बार अपनी पार्टी के हाथों में यहाँ सत्ता जरूर आ जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है, आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात। इसके अलावा जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है तो इसके बारे में भी यहाँ मैं अपनी पार्टी के अब तक के रहे अनुभवों को ध्यान में रखकर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह खासकर यहाँ यूपी में जब भी हमारी पार्टी ने विधानसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ा है तो तब फिर हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो वोट है, हमारी पार्टी का वोट तो गठबंधन वाली पार्टी को एक तरफा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका जातिवादी मानसिकता की वजह से विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और वास्तव में यही सही और हकीकत भी है, जिससे फिर हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी बहुत कम जीत पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही गठबंधन की सरकार बनने पर अपनी पार्टी के नेतृत्व में बनी ये सरकार समय से पहले ही गिर जाती है। जब हम गठबंधन करके चाहे चुनाव लड़ें, वोट प्रतिशत भी कम होता है, सरकार बनाए तो समय से पहले ही गिर जाती है। जैसे सन 1993 में बीएसपी ने सपा से गठबंधन करके यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद फिर 1996 में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो तब फिर पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। पहले भी 67, उसके बाद में भी 67। और जब सन 2002 में पार्टी ने यूपी विधानसभा का आम चुनाव अकेले लड़ा था तो तब पार्टी लगभग 100 सीटें जीत गई थी सन 2002 में, जिसमें पार्टी के 2 जीते हुए आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनको किन्हीं कारणवश सिंबल समय से नहीं मिल पाया था। और फिर इससे पार्टी के लोगों का काफी मनोबल भी बढ़ा था। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि पार्टी इन तीनों बार गठबंधन की बनी सरकार में अपना कभी भी समय पूरा नहीं कर पाई। हमने तीनों बार जब गठबंधन करके सरकार बनाई तो कभी भी अपना समय पूरा नहीं कर पाई है, अर्थात समय से पहले ही गिर गई है। आप
रिकॉर्ड उठाकर देख लो। इसके बाद सन 2007 में पार्टी ने फिर से अकेले यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था, तो तब फिर अपनी पार्टी 200 से ऊपर सीटें जीत गई थी। और फिर हमने यहाँ यूपी में पहली बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इस दौरान हमने सर्व समाज के हित में काफी ऐतिहासिक कार्य किए थे। ऐसे में पार्टी द्वारा गठबंधन करके चुनाव लड़ने से या फिर गठबंधन की सरकार बनाने से भी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों एवं बहुजन समाज के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वैसे मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज के कार्यक्रम में अपने खुद के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। और इसके लिए अभी से ही पार्टी के लोगों को यहाँ विरोधी पार्टियों के पुराने व नए सभी षड्यंत्रों व हथकंडों आदि से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। साथ ही हर स्तर पर पार्टी को मजबूत भी बनाना है। विरोधियों की अफवाहों से भी पार्टी के लोगों को जरूर सचेत रखना है। और इस संबंध में इसका ताजा हथकंडा ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। मैं क्यों बोल रही हूँ अफवाहों से सावधान रहना है, क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ मन। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत, झूठी व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लोगों के गुमराह ना होने की वजह से फिर अपनी पार्टी की यहाँ अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आज ये लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश व उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब मैं यहाँ आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी की पुनः यहाँ
पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी ये सरकार यहाँ पिछली रही सपा सरकार ने वह वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने जो इन्होंने अपनी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफी नए नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं तो उनकी जरूर समीक्षा की जाएगी और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे तो उन्हें फिर सर्व समाज के हित में जरूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफी बदल दिए हैं तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा अर्थात उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन सब कार्यों के लिए इस बार पुनः यहाँ अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लग्न एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे इस मामले में इनके पिता श्री आनंद कुमार भी इनकी शुरू से ही पूरी मदद करते रहे हैं। इसके साथ साथ श्री आनंद कुमार दिल्ली में रहकर माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद से ही ये मेरी गैर हाजिरी में व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी का पूरा लेखा जोखा आदि का कार्य भी काफी अच्छे से संभाल रहे हैं, जो ये पार्टी का खास कार्य है। इसलिए इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें पार्टी की ये अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी हुई। इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री एससी मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सौंपा हुआ है,
जिससे ये मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेवारी को सही से निभा रहे। हालांकि इनके बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में यह फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका ये कार्य पार्टी के प्रति इनके सेवा भाव को भी काफी कुछ दर्शाता है। पार्टी के हमारे विधायक श्री उमा शंकर सिंह जी भी पार्टी व मूवमेंट के हित में हमेशा मददगार व सक्रिय रहते हैं तथा इनको भी अपने खुद के समाज को पार्टी में जोड़ने की एक खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं। यूपी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल भी पार्टी संगठन का कार्य देखने व पिछड़े वर्गों को जोड़ने के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जहां जहां भी बहुजन समाज के लोगों पर जुर्म जाति आदि होती है तो वहां ये मेरे दिशा निर्देशन में जाकर उन्हें न्याय दिलवाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। ये इनका पार्टी हित में अभी तक काफी सराहनीय कार्य चल रहा है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम की सही व्यवस्था करने में लखनऊ जिला व मंडल यूनिट ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। श्री जमील अख्तर प्रदेश कार्यालय से जुड़े लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत मेन कमाल आप लोगों का है, जिनको मेन कमाल आप लोगों का है। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत व उनके अथक प्रयासों से आज मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में पार्टी के जो लोग इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा मुझे भी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड स्टेट से भी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ इस कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। हालांकि हमने कोई बाहर के लोगों को इधर नहीं बुलाया है, वो चोरी से अपने आप ही आ गए पूरे देश से और छिपकर कहीं बैठे हुए हैं कि बहन जी कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं नाराज नहीं हो रही, आप लोगों ने आप आ भी गए हैं, आपका भी मैं थैंक्स अदा करती हूँ। लेकिन अब आप लोगों को अपने राज्यों में जाकर यहाँ जो कुछ मैंने बोला है उन सब बातों पर अमल करते हुए तो आप लोगों को पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाना है। तो जिन्होंने क्योंकि जो भी लोग हैं तो बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं, वो किस लिए आए हैं? वर्कर है थोड़े से बेचारे थोड़े कि जब बहन जी हमारे स्टेट में आएगी तो हम लोग भी यूपी से पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो जिन्होंने पूर्व की तरह ही यानी कि पूरे यूपी से जो बड़ी तादाद में लोग आए हैं तो इनको मैंने जैसे आपको बताया दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त कामयाब बनाया है। साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी आज मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के विभिन्न स्तर पर किए गए कार्यक्रम भी काफी कामयाब रहे हैं। उनकी भी पार्टी बहुत आभारी है। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और अब मैं पुनः अपनी तरफ से व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज उनकी 19वीं
पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।